नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट जगजीत कुमार भट्ट। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले एक दो दिन से बजट पे चल रहा है हमारे पूरे देश में। तो बजट पे मैंने भी सोचा कि कुछ बताया जाए आप लोगों को, किस तरह से सरकार हम सभी लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आई है, बिजनेसमैन के लिए क्या लेकर के आई है, स्टूडेंट्स के लिए क्या क्या लेकर के आई है, बहुत सारे सेक्टर्स में क्या क्या लेकर के आई है सरकार। मैं वो सभी बातें आप सभी के बीच बताने जा रहा हूँ। और मैं बताने जा रहा हूँ कि बजट नटसेल में मैं बताऊंगा आपको, बहुत संक्षिप्त में बजट बताऊंगा, क्योंकि बजट जो है वो बहुत बड़ा हिस्सा है, तो उसको एक्सप्लेन करते करते बहुत समय लग जाता है। इसलिए मैं बहुत नटसेल में कुछ बातें बताने जा रहा हूं आपको। देखिए, बजट होता क्या है। एक्चुअली जो बजट आया है ये 2022 और 23 के बीच सरकार जो खर्च करेगी पैसा, उसको लेकर के आया है। किस तरीके से सरकार जो है बजट में पैसे को खर्च करेगी, उस बजट पे हम शुरू करते हैं। सबसे पहले बजट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय संविधान में कहीं नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान में जो बजट जैसी शब्दों का उपयोग ना करके एक आर्टिकल है, आर्टिकल 112, आर्टिकल 112। आर्टिकल 112 अगर आप पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें लिखा गया है, उसमें एक लाइन लिखी गई है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। बजट जैसे शब्दों का इस्तेमाल भारतीय संविधान नहीं करती है। अब आते हैं बजट होता क्या है, बजट कहते किसको हैं। तो बजट जैसे मान लीजिए कि अगले साल, इस साल 2022 से लेकर के 2023 तक के बीच के जो खर्च होती है, उस खर्च का जो सरकार संचित निधि से पैसा निकालने के लिए परमिशन ग्रांट करती है पार्लियामेंट, उसी को हम बजट कहते हैं। यानी कि अगर नटसेल में जाने की क्या होता है बजट, तो सरकार जो है अपने खर्च करने के लिए 2022-23 के वर्ष में, इस फाइनेंशियल ईयर में पैसे खर्च करने के लिए कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया से पैसे निकालने के लिए पार्लियामेंट से परमिशन लेती है। वो अब आर्टिकल 266 पढ़ेंगे, आर्टिकल 266 भारत के संविधान के आर्टिकल 266 पढ़ेंगे, तो वहां कंसोलिडेशन फंड की व्यवस्था की गई है। अब कंसोलिडेशन फंड ऑफ इंडिया क्या होता है? वो होता है जैसे सरकार विदेशों से सरकार को पैसे आते हैं टैक्स के रूप में, हम लोग जो टैक्स पे करते हैं, लोन के रूप में हम लोग जो टैक्स देते हैं, वो सारे पैसे जो भारत के संचित निधि में जाकर के पैसे जमा होते हैं, उसी पैसों का निकासी के लिए परमिशन जो है सरकार गारंट करती, पार्लियामेंट गारंट करती है सरकार को कि लीजिए भैया, आप इतना पैसा है जो इस चीजों में खर्च करें। अब देखिए, अब अगर बजट के बैक में जाना ज़्यादा जरूरी नहीं मैं समझूंगा, क्योंकि बजट में अगर देखेंगे तो बजट जैसे शब्द का इस्तेमाल फ्रांसीसी शब्द है, फ्रांसीसी शब्द से मिलकर के बना है, बुके शब्द से मिलकर के बना है। बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री जो है बुकेट जैसे, ये जो आप देखते होंगे, एक महरून रंग का, लाल रंग का बैग लेकर के आते हैं। वहाँ से वो प्रणब मुखर्जी ने इसकी शुरुआत की। उससे पहले जवाहरलाल नेहरू और बाकी जितने भी प्रधानमंत्री हुए, जो जिनके पास वित्त रहता था और वित्त मंत्री होते थे, वो ब्लैक रंग का लेके आते थे। लेकिन इसकी शुरुआत हमारे प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो उन्होंने शुरुआत की महरून रंग का कलर का बैग लेकर के आते थे, और उसी से आज शुरू हो गया। उस दिन से लेकर के आज तक महरून कलर में ही ये जो है कि बजट का बुके लेकर, बजट का बैग एक लेदर रंग का होता है, उसको लेकर के आते हैं लोग। अब आते हैं हम आपको मेन चीज क्या है। बजट जो है 2016 से तक बजट, दोस्तों बजट जो था वो पहले दो बजट होता था। एक रेलवे का बजट होता है जो रेल मंत्री पेश करा करते थे, और आम बजट जो था वो वित्त मंत्री पेश किया करते थे। इस बार जब हमारा बजट आया है, आम बजट आया, वो 2017 के बाद क्या किया गया, उसको कंसोलिडेट कर दिया गया, एकदम से कंबाइंड कर दिया गया। और 17 में जब पहली बार निर्मला सीतारमण जी हमारी जो थी, वो लेकर के आई इस बजट को, और बजट में दोनों था, रेलवे का भी बजट था और आम बजट भी था, वो दोनों को एक कंबाइंड कर दिया गया। इसकी शुरुआत कब हुई? 2017 से हुई। अब मैं कुछ बजट में किन अब देखिए, कोई भी बजट होता है, उसको बजट बनाने में कोई एक व्यक्ति नहीं होता है, उसमें 5 सदस्यीय कमेटी होती है। अब इस साल में जो बजट आया है 2022-23, उस कमेटी में कौन कौन था, मैं उन सभी IAS अधिकारियों का नाम बताता हूं जो बजट की कमेटी में थे। आपने एक फोटो भी देखा होगा, वो उस फोटो में वो नजर भी आएंगे सारे। अब बजट में कौन कौन से लोग हमारे IAS अधिकारी थे, उनका मैं आपको नाम बता देता हूं। डॉक्टर TV स्वामीनाथन, तरुण बजाज जो PMO में काम कर चुके हैं, देवाशीष पांडा, उसके बाद से हमारे जो बजट की लाइन को जिन्होंने लिखा हुआ है, अजय सेठ, ये भी IAS अधिकारी हैं, और तुहिन कांत पांडे, ये सारे लोग मिलकर के बजट के बनाने की कमेटी में थे। और इसके साथ साथ हमारी जो वित्त मंत्री हैं ऑनरेबल
सीतारमण जी। अब मैं आपको बताता हूं, नट सेल में शुरू करते हैं कि बजट में क्या हुआ महंगा, क्या हुआ सस्ता, उस पर हम लोग आइए अब आते हैं। बजट में जो सस्ता हुआ, कृषि के उत्पाद, केमिकल, टेक्सटाइल और मेटल जैसे ये चीज सस्ते हुए हैं। मोबाइल फोन का चार्जर सस्ता हुआ है। मोबाइल फोन का जो लेंस होता है, जो कैमरे का जो लेंस होता है वो सस्ता हुआ है। फर्नीचर फिटिंग पैकेजिंग बॉक्स जो हुआ है वो सस्ता हुआ है। लेदर गारमेंट सस्ता हुआ है। फुटवियर सस्ता हुआ है। अब महंगा क्या चीज हुआ है? स्टील स्क्रैप के आयात पर कस्टम ड्यूटी इंक्रीज कर दी गई है। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम बाहर से टूटे हुए जहाजों को मंगाते हैं और उसका विनिर्माण हम लोग अपने यहाँ करते हैं, उसमें जो अब लाएंगे तो उसमें कस्टम ड्यूटी बढ़ा दी गई है। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी रियायतें खत्म होंगी। 350 से ज्यादा कस्टम ड्यूटी जो है रियायतें खत्म हो जाएंगी, अर्थात सामान पर लगने वाला टैक्स अब इंक्रीज हो जाएगा, यानी कि बढ़ जाएगा। सामान पर लगने वाला टैक्स जो है वो बढ़ जाएगा। अब आइए मेन इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता देना हूं जो इस बजट की है। इस कोई भी बजट आता है हमारे यहां तो लोगों का, एक आम आदमी इनकम टैक्स की बात करता है। अब मैं इनकम टैक्स पे आना चाहूंगा दोस्तों कि इनकम टैक्स में किस तरीके से सरकार ने कोई बदलाव नहीं किया है। 5 लाख तक का पैसे, 5 लाख तक के इनकम पर कोई टैक्स नहीं सरकार को देना होगा। ठीक है, ये पहले की तरह है। लेकिन मेरा इसमें सवाल है, जैसे देखिए क्या है कि इनकम टैक्स का बदलाव ना करके सरकार क्या कितना ग्राहकों के गले पे चढ़ी है कि आप टैक्स दे दो, जो एक सही नहीं है। अब मैं बताता हूं, देखिए हर साल जो होता है दोस्तों, वो हर साल आंकड़े जारी किए जाते हैं। हर साल आंकड़े जारी होते हैं महंगाई के। उस महंगाई में होता क्या है, इसमें जो हुआ है महंगाई में सीपीआई का जो दर है वो 6% हो गया। अब सीपीआई क्या होता है दोस्तों? सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, वो 6% है। और डब्ल्यूपीआई आपका कितना है? होलसेल प्राइस इंडेक्स कितना है? वो 12% है। तो महंगाई इतनी बढ़ती जा रही है और महंगाई बढ़ने पर टैक्स पुराने वाला ही है। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि महंगाई बढ़ रही है और टैक्स पुराना वाला ही है। तो महंगाई बढ़ा दी तो टैक्स को कम करना चाहिए था, लेकिन आपने टैक्स को कम करना उसी पर छोड़ दिया है, जिसमें एक आम आदमी अपने को ठगा महसूस करता है कि हमको कहीं ना कहीं जो सरकार है टैक्स देने के लिए हमारे गले पे चढ़ी हुई है। अब देखिए कोई भी आम आदमी यही जानना चाहता है कि उसकी जो आमदनी है, आमदनी बढ़नी चाहिए तो आमदनी बढ़े, टैक्स आप रिबेट नहीं कर रहे हैं। आमदनी बढ़ने के साथ साथ बढ़नी चाहिए थी, आमदनी नहीं बढ़ी, टैक्स रिबेट भी कम नहीं, रिबेट होना चाहिए था, आपने वो भी नहीं किया। अब देखिए अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो होगा क्या, एक आम आदमी जो है परेशान हो जाएगा उस टैक्स से। और जो ये इस इनकम टैक्स में देखने को मिला है, इस साल के जो बजट में इनकम टैक्स को देखने को हम लोग को मिला है, उसमें यही है कि सरकार जो है टैक्स का इंपोजिशन जो लगाई जा रही है और महंगाई बढ़ती जा रही है और टैक्स का एकदम उसके ऊपर आ गया है। तो मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं मैं डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी को बार बार, जैसा कि वो बोलते हैं कि टैक्स का जो इनकम टैक्स है अबॉलिशन करना चाहिए, मैं भी उसका पक्षधर हूं। मैं कोई इकोनॉमिक्स दोस्तों नहीं हूं, इकोनॉमिक्स में नहीं मैंने पढ़ाई की है, बट मुझे जितनी इकोनॉमी मालूम है कहीं ना कहीं सरकार को इस पर बहुत बड़ा कदम उठाना होगा और इनकम टैक्स का अबॉलिशन करना होगा, इनकम टैक्स खत्म करना होगा। तभी जाकर के जो है कहीं ना कहीं हमारे जो लोग होंगे वो मोटिवेटेड होंगे टैक्स पे करने के लिए। अगर टैक्स पेड नहीं, क्योंकि आप गले पे चढ़ के टैक्स लेंगे तो आप सोच लीजिए कि लोग आपसे कभी संतुष्ट नहीं होंगे। यही बात डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी बार बार कह रहे हैं, मैं उन्हीं की बात को बार बार दोहरा रहा हूं कि सरकार को इस पे कंसीडर करना चाहिए कि टैक्स जो है वो इनकम टैक्स एकदम से खत्म कर देना चाहिए। और खत्म करने का परिणाम ये होगा कि लोग खुद उत्सुक होंगे। इसमें तो जो इनकम टैक्स की बात है, बाकी बहुत सारे हैं। मेरे को जहां तक लगा कि इनकम टैक्स पे सरकार से जनता नाखुश है, सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। अगले पॉइंट पे आते हैं दोस्तों, बात करते हैं स्वास्थ्य पे, हेल्थ पे। सरकार हेल्थ पे क्या कर रही है? तो सरकार कोरोना में मेंटल हेल्थ का असर फोकस किया है सरकार ने। अब क्या मेंटल हेल्थ क्या मतलब, देखिए कोरोना में सरकार ने कहा है कि आप जो है मेंटल हेल्थ का प्रेशर लोगों के सामने आया है बहुत ज्यादा, घर में रह करके लोग बहुत सारा मेंटल लोगों का प्रॉब्लम शुरू हो चुका है। तो उसके लिए सरकार ने टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम इशू किया, टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम जो है इस सरकार शुरू करने जा रही है, जिसमें लोगों को मदद मिलेगी। नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन लॉन्च करेगी सरकार। उसके बाद से नेशनल डिजिटल
हेल्थ इकोसिस्टम बनाया जाएगा, इनहैंस एक्सेस टू क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ 24/7 मेंटल हेल्थ सर्विस टू पीपल। इन सब का निचोड़ एक बात है कि अगर घर में बैठे बैठे आप डॉक्टर को फोन लगा करके अपनी बातें जो हैं, अपने रोगग्रस्त अगर आप हैं तो आप ये बातें अपने डॉक्टर तक कह सकते हैं। नटसेल में यही बात है कि सरकार ऐसा करने जा रही है कि आप टेलीफोनिक माध्यम से डॉक्टर्स को अप्रोच कर सकते हैं, और ये कहीं ना कहीं बड़ा कदम है सरकार के। हाँ, अब तीसरे पॉइंट पे हम रोजगार पे आना चाहेंगे दोस्तों। रोजगार पे सरकार इस बजट में क्या लेकर के आई है उस पे हम आना चाहेंगे। 14 सेक्टर में शुरू होगी PLI इंसेंटिव स्कीम। अब PLI क्या होता है? प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत सरकार जो है 60 लाख नए रोजगार का सृजन करेगी, ऐसा सरकार की कोशिश रहेगी। अगले 10 साल में 30 लाख नौकरियां सरकार देगी। बाकी तो रोजगार पे कुछ कहना ही नहीं है। सरकार पिछले साल 2 करोड़ रोजगार दे रही थी, और इस बार सरकार कर रही है कि पिछले आने वाले सालों में 60 लाख रोजगार का सृजन होगा PLI स्कीम के तहत, और अगले 10 वर्ष में 30 लाख नौकरियों का सृजन होगा। इस अब रोजगार पे तो मैं सरकार से हाथ जोड़कर यही प्रार्थना करना चाहूंगा कि आप ही आपका जो रोजगार का स्थिति है उसके भगवान मालिक है। रोजगार पे मुझे ज्यादा कुछ कहना नहीं है दोस्तों। मैं डिफेंस पे आऊंगा। डिफेंस अगला पॉइंट है कि इस पर हमारी सेना जो है 5.2 लाख करोड़ का बजट दिया गया है। इस बार जो हमारे बजट में 5.25 लाख करोड़ का बजट जो है हमारी सेना को दिया गया, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को। इसके तहत पिछली बार जो हमारा 4.78 लाख करोड़ था उसको बढ़ा दिया गया है, और बढ़ाने के साथ साथ आपको वोकल फॉर लोकल के तहत 68% खरीदारी पहले से 58% थी और अब 68% है, यानी कि 10% बढ़ा दी गई है सरकार की वजह से। यानी कि क्षेत्रीय रूप से जो चीजें पैदा हो रही हैं उनका प्रचार प्रसार किया जाएगा। आयात की जगह जो सामान आयात की जो उपकरण है उनका देश में ही बनाया जाएगा। कहने का मतलब है कि सरकार जो वोकल फॉर लोकल, जो चीजें लोकल स्तर पर बनाई जाएंगी, जो हमारे देश में ही बनाई जाएंगी, उनका हमको चीजों का एक तरीके का उनका प्रचार प्रसार करना होगा। आइए बात करते हैं पूरी दुनिया में जो डिफेंस का बजट है वो किसका कितना है। भारत विश्व का तीसरा ऐसा देश है जो अपने GDP का 2.9% जो रुपया 2.9% पैसा खर्च करता है। वहीं अमेरिका और चीन जैसे देश, जो अमेरिका अपने GDP का 10% खर्च करता है, वहीं चाइना अपने GDP का 3% जो है वो खर्च करता है। तो आप समझिए भारत तीसरे स्थान पर है, और पूरे बजट में जो भारत अपने डिफेंस पे खर्चा करता है इस बार पहले की अपेक्षा ज्यादा रखा गया है, जो एक अच्छा कदम है सरकार की तरफ से। और वोकल फॉर लोकल, मैंने जैसा कि बताया कि इसके लिए वोकल फॉर लोकल की भी व्यवस्था की गई है। और डिफेंस में अब देखिए जो अगला पॉइंट है मेरा, क्रिप्टो करेंसी है, जिसमें मैं सरकार से अगर पूरे बजट में मुझसे अगर आप पूछेंगे, मेरा पर्सनल राय जानेंगे, तो क्रिप्टो करेंसी देखिए बहुत वास्ट जो है इसका क्षेत्र है, लेकिन मैं इसको भी नटसेल में बताऊंगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो क्रिप्टो करेंसी पे मैं एक वीडियो भी बनाऊंगा। क्रिप्टो करेंसी है क्या, सबसे पहले तो चीज यही होनी चाहिए। तो जैसा सर जानते होंगे आपके वैलेट में जो पैसे होते हैं वो एक तरह का क्रिप्टो करेंसी माना जाता है उसको। अब मैं आऊंगा कि क्रिप्टो करेंसी में सरकार से ये क्यों मैं इतना गुस्सा हूं और क्यों मुझे इतना गुस्सा आया सरकार के इस वाले क्रिप्टो करेंसी वाले सेशन पे, मैं आपको बता रहा हूं। सरकार क्रिप्टो करेंसी को रेगुलेट करने को कहा है। सरकार ने कहा है कि हम क्रिप्टो करेंसी को अब रेगुलराइज कर देंगे, और कहा है कि क्रिप्टो करेंसी में कमाए गए पैसे से 30% वो टैक्स लेगी आपसे। यानी कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी आइटम पे 50 रुपए लगाया है, 10 रुपए लगाया, उससे आपको 50 रुपए कमाना है, तो सरकार उसमें 12 रुपए आपसे ले लेगी, 30% सरकार आपसे ले लेगी। तो सरकार यहां क्रिप्टो करेंसी में कह रही है कि हम रेगुलराइज भी कर देंगे, वहां सरकार इस पे नियम भी कोई नहीं बनाना चाहती है, लीगलाइज भी नहीं करना चाहती है, और टैक्स भी आप हमसे लेना चाहते हैं। एक चीज क्रिप्टो करेंसी में आपको समझाना चाहता हूं मैं दोस्तों। क्रिप्टो करेंसी क्या है? मान लीजिए कि आपका वैलेट आप लोग जैसे बहुत सारा ऑनलाइन मार्केटिंग करते हैं, मिंत्रा पे बंद करो,